आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी यूपीएससी जर्नी और स्ट्रेटजी के बारे में। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ इन पहले शुरुआत में मैं आपके डाउट्स का आंसर नहीं देने वाला। हम लोग आराम से सुनेंगे मुझे जो बताना है। फिर एट द एंड ऑफ द सेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स हम लोग आपके जो डाउट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद माई स्ट्रेटजी एंड जर्नी। मैंने यूपीएससी के बारे में कब सोचा, तो यस आई विल गिव आंसर योर डाउट्स नोट्स एंड रिवीजन के, लेकिन प्लीज़ पहले मेरी बात ख़त्म कर देते हैं। मैंने यूपीएससी का सपना देखा था व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है या कलेक्टर बनना है। फिर द थिंग इज़ दैट कि एक सबकॉन्शियसली ये प्रोसेस चलता रहता था, क्योंकि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी चाहिए, राइट। तो मेरा फोकस उस टाइम पे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा था। लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को जानना, पहचानना, उनके प्रॉब्लम समझना, डिसीजन पावर जैसी स्किल्स को डेवलप करना। तो वही मैं करता रहा 12th तक, राइट। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि मुझे यूपीएससी करना है। उसके लिए मैंने टॉपर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट किया, साथ में उनके ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट किया। वो लोग यूपीएससी के बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डू दे अंडरस्टैंड यूपीएससी का अप्रोच क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का इंटेंशन क्या है, किस हिसाब से हमें उसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें मैं देखता था, मैं समझता था और इन्हीं को और ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करता था। तो बेसिकली स्ट्रेटजी ये थी कि कॉलेज के बाद मुझे पता था कि मुझे 1 साल तो डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है। दिस मे नॉट बी द केस विद ऑल अदर कैंडिडेट्स, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, मेरी स्ट्रेटजी थी, राइट। तो मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना है 1 साल में, वो मैंने 4 साल में ढूंढा, राइट। वैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि अगर आपको एक ही दिन में ज़्यादा पेड़ काटने हैं तो आपको अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार निकालनी पड़ेगी, उसको शार्प करना पड़ेगा। तो मेरा टास्क भी यही था कि मैंने कॉलेज के 4 साल में अपनी जो 1 साल की प्रिपरेशन थी, राइट, उसको ऑर्गेनाइज वे में कैसे किया जा सके उस पर काफ़ी रिसर्च किया, समझा कौन कौन से रेफरेंस बुक्स है, कौन कौन से कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है, ये सारे मेरे पर्सनल इश्यूज़ है। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दैट, राइट। और फिर गाइज मुझे नीचे प्लीज़ बताते रहना कि यू आर देयर। सो हाई का मैसेज अगर आता रहेगा तो आई वुड अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम वीडियो चल रहा है। सो ओके फाइन, 2 मिनट 10 से कोई इशू नहीं है। वी आर ऑन द इनिशियल फेज ओनली। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि कॉलेज के 4 साल में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे 1 साल में क्या करना है, और तभी मेरी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ तरीके से चलती रही। और यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर दिस एग्ज़ाम तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम बेसिकली क्या है और ये क्या डिमांड करती है। इट डजंट ओनली डिमांड द नॉलेज, इट ऑल्सो डिमांड्स द पेशेंस, कमिटमेंट, एनालिटिकल पावर, कि आप सिलेबस को कितना अच्छे से समझ सकते हैं। सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन है उसके रिसोर्सेज जो है उसमें से आप बैलेंस तरीके से कौन से रिसोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 साल वही किया कि मुझे कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसका मैंने स्ट्रेटजी बनाई। अब जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का। तो मैंने जो पढ़ा था उससे मुझे पता था कि द हिंदू इज़ द बेस्ट। लेकिन जैसे मैंने द हिंदू स्टार्ट किया तो मैं भी गुजराती मीडियम से था, कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था, तो इट वाज़ वेरी टफ फॉर मी। समझ में नहीं आता था कि बेसिकली वो लोग कहना क्या चाहते हैं, और हिंदू की लैंग्वेज तो वैसे भी हम सबको पता है। तो फिर आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस मैंने 2 महीने 2.5 महीने पढ़ा, प्रैक्टिस की काफ़ी चीज़ों को समझने की। यस, जस्ट अ मिनट गाइज, चीज़ों को समझने की कोशिश की। और फिर मतलब मैं इंडियन एक्सप्रेस से वापस द हिंदू पे शिफ्ट हुआ। न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मंथली मैगज़ीन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारे मंथली मैगज़ीन्स का कंटेंट सेम ही होता है, लेकिन न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि
एक तो आपकी लिंक डेवलप होगी ताकि जब आप वापस से मंथली मैगजीन्स पढ़े तो आपको सब कुछ नया ना लगे। सेकेंड थिंग कि एडिटोरियल से आपकी जो नरेशन स्किल्स होगी, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे से चीज़ों के प्रोज और कॉन्स निकालने हैं, ये आपको पता चलेगा। और थर्ड थिंग कि आपका इंग्लिश वोकेबुलरी बढ़ेगा, तो आपको ऐसे में, एथिक्स के पेपर में और बाकी की जब आपकी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो तभी भी आपको कोई इश्यू ना आए, राइट। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से नोट्स मैं नहीं बनाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, सो आई वुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई नेवर मेड नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर क्लासेस वाले इतनी मेहनत से बना रहे हैं कोई नोट्स, तो फिर हम लोग क्यों उस पर मेहनत करें, राइट। उससे बेटर था कि जो मंथली मैगजीन्स है उसी को मैं रिवाइज करता था। जैसे कि प्रीलिम्स से पहले मैंने वाजीराम के जो मंथली मैगजीन्स है उसको 4 से 5 बार रिवाइज किया था। विजन के मंथली मैगजीन्स को 2 बार रिवाइज किया था, ताकि आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट। और ये रिवीजन से क्या होगा कि मेंस में जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा, जो फॉर्डर पॉइंट होगा, वो काफ़ी बढ़ेगा। आप आंसर्स जो आपके होंगे वो काफ़ी रीच होंगे, राइट। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन्स का रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से पेपर से कैसे प्रिपरेशन करनी है। येस, आई विल कम टू योर क्वेश्चन यशपालदान गढ़वी, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। लेकिन पहले चीज़ों को ख़त्म करते हैं। द थिंग इज़ दैट कि अगर GS1 के प्रिपरेशन की हम बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट ए स्टेटिक सब्जेक्ट, तो स्टेटिक भी है और एट द सेम टाइम इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आता है, तो इकोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर समवॉट इन GS1, राइट। तो चीज़ों को इस तरह से समझना है। ए फ़ोन को ना आगे जाए। तो चीज़ों को इस तरीके से समझना है कि दोज आर द पार्ट ऑफ ए प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो हमें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोकस आपको मैगज़ीन पे ही करना है। न्यूज़पेपर पढ़ के सिर्फ समझ के रख लेना है। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर वेरी, मतलब बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर है आप राज्यसभा टीवी के जो मंथली डिस्कशन है वो देखें, सॉरी नॉट डेली डिस्कशन देखें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ कमिंग अगेन टू GS1 का पार्ट, तो जो बुक लिस्ट की आप बात करते हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि सर बुक लिस्ट शेयर कीजिए। तो आई वुड से कि हर एक एस्पिरेंट का अपना अलग अलग बुक लिस्ट होता है। इफ़ यू वांट टू सी माय बुक लिस्ट तो वो मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन आई डोंट क्लेम कि वो 100% आपको सफिशेंट लगेगा वो आई मीन बुक लिस्ट, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना रिसोर्स चूज़ कीजिए। अपनी बुक चूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो आपका मेंस का सिलेबस कवर करनी चाहिए, नहीं कि प्रीलिम्स का, क्योंकि मेंस आप जितना अच्छे से कवर करोगे प्रीलिम्स हो ही जाएगा। वी ट्राई टू रीड ऑल द फैक्ट्स एंड डेटा फॉर प्रीलिम्स, बट एक चीज़ हमें समझनी है कि हमें 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने हैं। वी आर ओनली सपोज टू क्रॉस द बॉर्डर, दैट इज़ 120 मार्क्स ऑलमोस्ट, राइट। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हम अगर छोड़ दें या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पूछे नहीं जाते या बहुत कम पूछे जाता है, उसको छोड़ के हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करें जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, तो दैट वुड बी बेटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने मेडिवल इंडिया छोड़ दिया था। आई डिडंट रीड मेडिवल इंडिया, लेकिन उसके सामने मैंने पॉलिटी में काफ़ी मेहनत किया था और 2017 के प्रीलिम्स में कि पॉलिटी से 22 क्वेश्चंस आए थे एंड शायद मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे और इसीलिए आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स। तो इट मे बी लक एज वेल एज साथ में एक गैम्बल भी आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना पड़ेगा। see that you don't multiply or see that you don't waste your efforts. For example, कुछ लोग एंशियंट की NCERT पढ़ेंगे, फिर दे विल रीड अबाउट आर्ट एंड कल्चर की NCERT एंड देन दे विल रीड NIOS, राइट। अब अगर मेंस का सिलेबस हम देखें तो उसमें सिर्फ आर्ट एंड कल्चर मेंशन है। तो व्हाट आई वुड हैव डन और व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर किया था NIOS से। अगर उनमें से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो आई कुड कवर इट, लाइक आई कुड कवर अदर क्वेश्चंस फ्रॉम इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो बेटर है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें सबसे पहले करना है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़ देंगे तो चलेगा, राइट। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें पिछले 5-10 साल के पेपर का एनालिसिस किया होगा।
तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ने बैठते हैं, जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री लिया राइट, तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर्स में लेके बैठूंगा, और उसमें से आई विल सी कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड देन आई विल ट्राई टू रिवाइज दैट टॉपिक इन दैट पर्टिकुलर सेंस। ये सेम चीज़ हमें करंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर के हमने करंट अफेयर्स के पेपर्स देखे राइट, प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के पेपर्स देखे, तो हमें पता चला कि अच्छा स्कीम्स में से इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, जैसे कि कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है राइट, किस तरह से यूपीएससी मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठूंगा और मेरे सामने अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम आएगी तो मैं उसको इसी हिसाब से टारगेट करूंगा कि यहाँ पे यूपीएससी कहाँ पे खेल सकता है राइट। तो मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन बनाने की ट्राई करूँगा कि इसमें कहाँ से हम लोग वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं। सो आई थिंक अगर प्रीवियस ईयर का हम एनालिसिस करके चलेंगे साथ साथ, तो ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्पफुल होगी राइट। कमिंग बैक अगेन टू GS1, तो मैंने मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में इस तरह से प्रिपरेशन किया था कि सिर्फ NIOS पढ़ा था। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता था कि उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट दे दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम NCERT अलोन इज़ नॉट सफिशेंट, तो आई यूज्ड वाजीराम का येलो बुक, कि जिससे मुझे दोनों के बीच का कंटेंट मिल गया। और विजन की टेस्ट सीरीज़ जब आप करते हैं तो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्चुअल डेटा तो उसमें से मिल ही जाता है राइट। तो एक वो चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर जियोग्राफी ऑफ कोर्स 6 to 12 की NCERTs आर क्रूशियल। अगर आप सिर्फ NCERTs करेंगे तो भी चलेगा, इट वुड बी फाइन एंड सफिशिएंट। लेकिन अगर कुछ लोग GC लियोंग बोलते हैं, तो GC लियोंग से सिर्फ हमें इकोलॉजी वाला पार्ट करना है। आई थिंक उसके अलावा उसमें से करने लायक कुछ नहीं है। कुछ लोग माजिद हुसैन एंड खुल्लर ऐसी सारी किताबें लेके बैठते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि इसमें ज़रूरत नहीं है उन सारी बुक्स की GS पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो दैट्स फाइन। कमिंग बैक टू GS1 में है सोशियोलॉजी का पेपर। ओके, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो डे बाय डे सोशियोलॉजी का वेटेज जो है वो बढ़ रहा है। दैट इज़ मोस्टली और लार्जली करंट अफेयर्स बेस्ड पोर्शन। लेकिन अगर कुछ लोगों को उसमें थियोरी पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की सोशियोलॉजी की NCERT पढ़ सकते हैं। नो नीड टू रीड अदर थियोरेटिकल बुक्स ऑन दैट, इट विल बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। चीज़ों को समझना है, नए नए डायमेंशंस उसमें सोचने हैं। सोशियोलॉजी में आप जितने नए डायमेंशंस ऐड कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर वीमेन का इशू चल रहा है तो वीमेन रिलेटेड स्कीम्स जो गवर्नमेंट की लॉन्च की हुई है, पॉवर्टी है तो पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पॉवर्टी पे मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ अपने आंसर में, दैट शुड बी योर फोकस पॉइंट। और उसी हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो रीच होगा, प्लस आपका जो रीडिंग है वो काफ़ी सिलेक्टिव हो जाएगा। तो जो टाइम वेस्ट होता है इन जनरल वो नहीं होगा राइट। तो सोशियोलॉजी में इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जनरली इट्स ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं। इज़ UPSC प्रिपरेशन सफिशिएंट टू क्रैक स्टेट PSC? इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट PSC, आई विल कम टू दैट ऑल्सो उदय। लेकिन कमिंग बैक टू GS पेपर 2, GS पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल का जो पार्ट है मुझे पर्सनली लक्ष्मीकांत उसके लिए सफिशिएंट नहीं लगता है। जनरली इट इज़ करंट अफेयर्स बेस्ड, तो करंट अफेयर्स का अगर मैगज़ीन हम पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था शायद कि प्रेसिडेंशियल असेंट किस चीज़ में ज़रूरी है और क्यों है, तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझे लक्ष्मीकांत में मिसिंग लगते हैं। और मैंने लक्ष्मीकांत एक्चुअली पढ़ा भी नहीं है, तो आई वॉन्ट कमेंट ऑन दैट। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू फाइंड हर एक चीज़ का हाउ एंड वाई। हम लोग व्हेन, वेयर एंड वॉट में ही अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि वाई एंड हाउ इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन राइट। यस, सो द थिंग इज़ दैट कि हाउ एंड वाई पे हमें फोकस करना है। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और यही हाउ एंड वाई आपके व्हेन, वेयर एंड व्हाट को भी अपने साथ में इंक्लूड कर लेंगे और आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और रिवीजन पे आई विल कम टू द लास्ट में आता हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर 2 में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि ई गवर्नेंस मेंशन है राइट। गवर्नेंस के काफ़ी सारे इश्यूज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स है।
तो व्हेन यू विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये थियोरेटिकल टॉपिक्स नहीं है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स है। जैसे कि अगर गवर्नेंस की बात चल रही है तो गवर्नेंस में हम आधार इश्यूज़ को आधार इश्यूज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आधार इशू इज़ पार्ट ऑफ गवर्नेंस इशू, इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस इशू, राइट। सिटीजन चार्टर पे अगर कुछ चल रहा है अभी, जैसे कि इन्होंने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट लाने की सोची है, करप्शन आई एम फॉरगेटिंग द नेम, करप्शन रिलेटेड जो एक्ट है उसमें ये लोग अमेंडमेंट ला रहे हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो अगर हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो यही चीज़ें हैं जो हमें मेंस में लिखनी है। तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल बुक, जैसे काफ़ी लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक ला के पढ़ने लगते हैं, या फिर गवर्नेंस पे कोई बुक आ गई तो वो ला के पढ़ने लगते हैं, तो दैट वुड अमाउंट टू वेस्टेज ऑफ टाइम। Coming to international relations, it is completely current affairs based topic. No need to buy any book for that. मैंने रिसेंटली सुना है कि कुछ नई बुक्स इंटरनेशनल रिलेशंस की मार्केट में आई है जो इतनी थिक बुक्स है, एंड आई डोंट फाइंड एनी यूज़ ऑफ सच बुक्स, राइट। येस, RTI एक्ट ऑल्सो कैन बी मैंशन फॉर दैट। तो इतनी थिक बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशन इज़ आई कैन से वुड बी अ पैथेटिक डिसीजन टू गो फॉर। बेटर वी फोकस ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि इंडिया के जितने भी बायलेटरल रिलेशंस चल रहे हैं दैट आर कवर्ड इन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का अगर कंपाइलेशन आता है विजन का 365 का, तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट, राइट। वी डोंट नीड टू गो फॉर और फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे इंडिया ने किसी कंट्री के साथ बायलेटरल एग्रीमेंट किया तो दे विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लॉज ऑफ दैट आर्टिकल। व्हाई, व्हाट्स द नीड? यू आर नॉट गोइंग टू राइट दोज थिंग्स इन 200 और 250 वर्ड्स। बेटर है कि उसका जो सब्सटेंस है, कौन कौन से एरियाज़ कवर हुए हैं और उस एरिया में इंडिया को क्या एडवांटेज होंगे, सामने वाली कंट्री में उस चीज़ में क्या एक्सपर्टीज़ है, और व्हाट मोर कुड हैव बीन डन। ये व्हाट मोर कुड हैव बीन डन है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा हेल्पफुल चीज़ है मेंस के लिए। तो अगर कोई भी नई स्कीम आती है तो यू शुड आस्क योर सेल्फ व्हाट मोर कुड हैव बीन डन, राइट। अगर एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ हमेशा डिस्कस की होगी। तो यही चीज़ है जो हम बात करते हैं ना कंक्लूजन की या सॉल्यूशन की, इसमें आपको यही लिखना है कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है, या जो प्रेजेंट फॉल्ट्स है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो दैट क्वेश्चन वुड हेल्प यू टू एक्सेल इन मेंस। कमिंग बैक टू GS 3 का पेपर, इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, लेकिन इकोनॉमिक्स में इंडियन डायस्पोरा में आई थिंक एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसके लिए स्पेशली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो IR का नॉलेज होगा उसी से आप बता देंगे कि कैसे लिखना है अबाउट द डायस्पोरा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर 3, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स में जनरली इट इज़ करंट अफेयर्स बेस्ड, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी इट्स कोर क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट सब्सिडी, और इफ़ यू टॉक अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, या इफ़ यू टॉक अबाउट फार्मर्स, तो वो जो सारी चीज़ें ना, उनमें कुछ कोर इश्यूज़ है जो आपको किसी भी करंट अफेयर की बुक में मिल जाएंगे। जैसे फार्मर्स की बात करेंगे तो हम MSP की बात करेंगे, हम उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसकी बात करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आप कहीं भी किसी भी आंसर में डाल सकते हैं। अगर फार्मर्स रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू इंक्लूड दोज टॉपिक्स इनटू दैट पर्टिकुलर आंसर। तो मेंस में हमें क्या करना है कि मेंस में हमें कोर इश्यूज़ को पकड़ना है। फिर अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी वो कोर इश्यूज़ तो इंक्लूड होंगे। जैसे अगर फार्मर एजुटेशन है, वो रिसेंट फिनोमिना है, लेकिन इश्यूज़ तो सेम ही है, राइट। तो करंट अफेयर्स चेंज होते जाएंगे लेकिन इश्यूज़ वही के वही है। लाइक 60-70 साल में हम लोग वही के वही इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट वीमेन, इफ़ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी, इफ़ यू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के आप वहीं पे आके रुकने वाले हो, राइट। तो बेटर है कि जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस इन कोर इश्यूज़ पे होना चाहिए, और इसी चीज़ को आपको फिर मेंस में जाके करंट अफेयर्स से लिंक करके लिखनी है, राइट। तो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में व्हाट वी हैव टू डू इज़ ओनली करंट अफेयर्स। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आजकल साइंस में बेसिक साइंस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो NCERTs जो लोग कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपका साइंस बहुत वीक है तभी NCERTs पे जाइए।
नो नीड टू रीड एनसीईआरटीज, करंट अफेयर्स पे आपका जो फोकस है दैट शुड बी लाइक, अगर आपको लग रहा है कि यू नो साइंस एंड टेक में आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप यूट्यूब कर सकते हैं। समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कम, यू नो, तो एक दो क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी बुक पढ़ना आई डोंट थिंक ये उतना यू नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आपको फ़ायदा करेगा। जैसे कि लास्ट टाइम मेंस में आ गया था, क्रायोस्फीयर का क्वेश्चन आया था और जूनो मिशन का क्वेश्चन आया था, राइट। तो वो अगर मुझे लगता है तब तक तो मेंस में जितने लोग बैठे थे उसमें से काफ़ी कम लोगों ने वो क्वेश्चंस का आंसर यू नो लिखा होगा। तो रिलेटिवली आप डिसएडवांटेज में नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली बाकी सब लोगों ने भी छोड़ा होगा। तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी है कि यूपीएससी में यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इफ़ यू वांट टू मेक इनटू योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, राइट। तो सब कुछ अगर आप करने गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि आप जितना सिलेक्टिव कर रहे हैं उसको बार बार कीजिए, ताकि आप उसको कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में चिपका सके, राइट। तो आप जो कर रहे हैं ना वो आपको याद होना चाहिए और आपको फिर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में लगा देना है। तो अगर आप न्यूज़ आइटम भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये अभी कोर्ट मार्शल का केस चल रहा है तरुण गोगोई पर, यू नो, तो उसको हम एथिक्स में लिंक कर सकते हैं, मतलब मोरालिटी के साथ लिंक कर सकते हैं, उसको हम प्रोफेशनल एथिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। चीज़ों को जितना आप लिंक करेंगे, जितना आप कनेक्टिंग डॉट्स करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आई वुड शेयर कि हम जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, यू नो, चार्टर एक्ट ऑफ द कंपनी, इफ़ यू टॉक अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट। तो चार्टर ऑफ 1813 में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने परमिशन दे दी यूरोपियंस को इंडिया में आने की और ट्रेड करने की, जो एक्सेप्शंस थे वो हटा दिए। तो व्हाट वाज द सिचुएशन इन यूरोप एट दैट टाइम? तो वी विल कम अक्रॉस दैट नेपोलियनिक वॉर्स वर गोइंग ऑन। तो ब्रिटेन को आइसोलेट कर दिया था और इसी वजह से, उनके मार्केट्स चले जाने की वजह से दे परमिटेड कि सबको मतलब इंडिया आने की परमिशन दे दी, राइट। तो ऐसे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको वर्ड हिस्ट्री के साथ अगर हम कनेक्ट कर पाएंगे तो हम ज़्यादा इसमें से मीनिंग निकाल पाएंगे। तो यही चीज़ें हमें सारे सब्जेक्ट्स में करनी है। कमिंग बैक टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो नो नीड टू वरी। वो अगर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है तो बाकी जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो रिलेटिवली यू आर सेफ, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। यूट्यूब वुड बी वेरी हेल्पफुल इन दैट। साइंस मॉनिटर करके जो प्रोग्राम आता है राज्यसभा टीवी पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो रिसेंट फिनोमिनाज होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के, वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हुए होते हैं। साथ में करंट अफेयर्स मैगजीन से आप रिवाइज कीजिए। कमिंग टू वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं, शंकर आईएएस पढ़े या कोई और पढ़े। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने शंकर आईएएस से कुछ लिमिटेड चैप्टर्स किए थे, 2 या 3 चैप्टर्स। मैं वाजीराम की हैंडबुक प्रीफर किया था और विजन का हैंडबुक प्रीफर किया था, राइट। तो व्हाट इज़ यू नो इम्पॉर्टेंट इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी यस, इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने नए वीडियोस तो बनाना बंद कर दिया है। तो पुराने वीडियोस में अगर कंसेप्चुअल पार्ट आपको देखना है तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस। और आई एम नॉट डूइंग द एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि वाजीराम की जो इकोनॉमिक्स की येलो बुक है दैट इज़ मच 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 बेटर, जो लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो आपको मैक्सिमम रिवीजन उससे करना है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि उसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योर आने हैं। फॉरेस्ट सर्विस को जब से कंबाइन किया है तब से उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि अगर मैं करंट अफेयर्स का जो मंथली मैगजीन है उसको 4 बार पढ़ता था, तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सेक्शन में 6 बार पढ़ता था, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन दोज टॉपिक्स, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन श्योर आने हैं। तो दिस इज़ हाउ यू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने ये रिसोर्सेज यूज़ किए थे। इंटरनेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में इतना टेक्निकल नहीं होता है, जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड कुछ होगा या फिर यू नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिलेटेड कुछ होगा, जो आप करंट अफेयर्स में करते ही है। तो नो नीड टू पैनिक मच अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें अगर, तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जिसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स बेस्ड है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट द प्रिंसिपल्स और यू नो समथिंग रिलेटेड टू दिस सिक्योरिटी इश्यूज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट।
अगर केरला में फ्लड आया है तो वो क्यों आया है और उसको हमने कैसे मैनेज किया या किस तरह से बेटर मैनेज हो सकता था। अगर वो आया है तो जो वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात हो रही है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स में डिस्कस होती है, राइट। तो उसके लिए अब हम स्पेशल बुक लेने जाएंगे तो आई थिंक हम 1 साल में तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेटर है कि वी फोकस ऑन समथिंग विच इज़ करंट अफेयर्स है तो उसी से हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ वाले टॉपिक्स जो है GS3 में लास्ट में वो हमें करने हैं। कमिंग टू वेरी क्रूशियल पेपर दैट इज़ एथिक्स का पेपर। एथिक्स में मुझे कोई स्पेसिफिक बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने क्लासेस किए थे तो मेरे पास क्लास नोट्स थी। लेकिन जिनके पास क्लास नोट्स नहीं हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो भी टर्म्स मेंशन किए हैं आप हर एक टर्म्स को समझिए अपनी तरफ से। और व्हाट यू कैन डू इज़ कि जब आप वो टर्म्स को समझ रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन अपने साथ आप उसको समझ के अपने आप से लिख दीजिए। फिर जैसे कि ऑनेस्टी है या इंटीग्रिटी है तो उसके रिलेटेड कोई एक इंसिडेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में से उठाइए। हमारे किसी पब्लिक लीडर ने जब ऑनेस्टी दिखाई हो या इंटीग्रिटी दिखाई हो उसको वहाँ पे रखिए। और एक इंसिडेंट आपकी लाइफ का जहाँ पे आपने ऑनेस्टी दिखाई हो या इंटीग्रिटी दिखाई हो उसको लिखिए। अगर ऐसे नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है आपके लाइफ में तो बनाइए और लिखिए। यू विल हैव टू क्रिएट सच इंसिडेंट और फिर आपको बार बार इसी चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि क्या होगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एथिक्स में आपको अपने थॉट्स ही लिखने हैं जो किसी बुक में नहीं मिलते। जितने आप ओरिजिनल रह पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि यू विल ऑलवेज गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ और हर एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से जितना आप जस्टिफाई कर पाओगे उतना आपका आंसर आइडल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर किसी और आइडियोलॉजी की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे तो द थिंग मे बी कि एग्जामिनर की आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी क्लैश हो सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो नो इश्यूज़ अबाउट दैट। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर अबाउट एथिक्स। मॉडल पेपर्स देख लीजिए कुछ विजन के या किसी और इंस्टीट्यूट के जिसमें मॉडल आंसर्स लिखे होंगे, केस स्टडीज़ के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो दिखाया होगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द एथिक्स। तो आई थिंक एथिक्स 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा की प्रिपरेशन नहीं डिमांड करता। कमिंग टू ऐसे का पेपर, मेरी जर्नी में मैंने सिर्फ एक ही ऐसे लिखा था बिफोर द मेंस और आई गॉट इट चेक विद द पीपल एंड दे वर सेटिस्फाइड। तो फिर मैंने ज़्यादा ऐसे नहीं लिखे एंड स्टिल आई कुड स्कोर 148 इन ऐसे पेपर। तो ऐसा क्या है ऐसे में द थिंग इज़ दैट कि जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उसमें से आप वही टॉपिक चूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेप्शनल टॉपिक चूज़ करना है। अगर वीमेन का टॉपिक आया और आपको लगेगा कि सब लोग वीमेन पे लिखेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा, प्लीज़ डोंट गो बाय दिस ईगो इश्यूज़। चूज़ द टॉपिक वेयर यू कैन राइट योर बेस्ट। टॉपिक चूज़ करने के बाद आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे कि एक ऐसे के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है तो आधे घंटे में यू विल मेक अ फॉर्मेट, 1 घंटे में यू विल राइट द ऐसे। फॉर्मेट में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम डायमेंशंस इसमें कवर करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, नेशनल, रीजनल, फ्रॉम लिंग्विस्टिक, फिर अगर बच्चों का है तो फ्रॉम चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूथ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वीमेन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मैन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंटरनेशनल ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे जितने भी डायमेंशंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यू हैव टू ऐड। इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, राइट। अब इसमें से जो आपको लगते हैं कि 5-6 डायमेंशन ऐसे जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है अपने टॉपिक से, आप उस पर फोकस करेंगे, बाकी को आप एक ही पैराग्राफ में निपटा देंगे। योर फ्लो वुड बी व्हाट, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा कैची होना चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, जो आपका ऐसे का टॉपिक है उसको डिफ़ाइन कीजिए, उसके प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन कीजिए। फिर उसमें जो पॉजिटिव्स है वो दिखाइए, जो नेगेटिव्स है वो दिखाइए, फिर नेगेटिव्स का सॉल्यूशन दिखाइए एंड फिर आप एक पॉजिटिवली कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन में आप समरी भी डाल सकते हैं या अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कैची लिख सकते हैं। सो मेन थिंग ये है ऐसे में कि आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए। एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग पीसीस कलेक्ट करके भाई ने एक ही ऐसे में चिपका दिए, नहीं।
एक ऐसे में से एक पैराग्राफ में से आप निकल रहे हैं तो दूसरे पैराग्राफ में उसकी लाइन होनी चाहिए, एक लिंक होनी चाहिए, तभी वो ऐसे का फ्लो बना रहेगा. नोबडी इज़ गोइंग टू रीड योर एंटायर ऐसे. शुरुआत और एंड शुड बी वेरी मच वेल थॉट एंड अच्छे से आर्टिकुलेट करना है. आप रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ द प्रेजेंटेशन, राइट. ऑप्शनल जो लोग गुजराती लिटरेचर का पूछ रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल प्लेटफॉर्म. तो गुजराती लिटरेचर के लिए आई विल गो ऑनलाइन ऑन माई फेसबुक अकाउंट एंड वी विल डिस्कस. गिव मी सम टाइम, वी विल कम टू दैट थिंग. नाउ वेरी क्रूशियल पार्ट अबाउट UPSC प्रिपरेशन इज़ रिविजन, राइट. हाउ टू रिवाइज द थिंग्स. और किसी ने मुझे आगे पूछा था कमेंट में कि कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, कुछ चल रहे हैं, तो उसको कैसे रिवाइज करना है. तो आई वुड सजेस्ट कि रिवीजन ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद ही स्टार्ट होता है. अगर आज मैंने चैप्टर 1 और 2 क्लियर किया है और मैं चैप्टर 3 के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि अगले 15 मिनट में मैं चैप्टर 1 और 2 फिर से एक बार देख लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर आई विल एबल टू लिंक व्हाट आई एम गोइंग टू रीड इन चैप्टर 3. अगर आज चैप्टर 3 एंड 4 ख़त्म किए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो आई हैव वेरी क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 एंड 2, अ डिटेल रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 एंड 4 एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग. तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो रिवीजन का टाइम है वो कम होता जाएगा. और जब आप जनवरी और फरवरी से सीरियस लेवल का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी कम होगा. जैसे करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन है, राइट. उसको अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको 8, 9, 10 आवर्स लग जाएंगे, या मतलब एक घंटे पढ़ते हैं तो 8 से 10 दिन लग जाएंगे. फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको 4 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको 2 दिन लगेंगे, फिर आप 1 दिन में रिवाइज़ कर पाओगे. और फिर जैसे मैं करता था कि एग्ज़ाम के अगले महीने मतलब मई में मैं पूरा जुलाई का इश्यू 2 घंटे में कवर करता था, फिर दूसरे दिन अगस्त का इशू कवर करता था. तो उस तरह से आप रिवीजन का टाइम कम करते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट फिनिश करेंगे उसके बाद दूसरा जब चालू करेंगे तब पहले वाले का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. नो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट रिवीजन. जैसे ही आप वो सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो आपने आगे क्या पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन आपके पास होना चाहिए. ऑफकोर्स पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में टाइम लगेगा, लेकिन दैट इज़ वाई वी थिंक कि UPSC डिमांड्स एक साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो चाहिए होती है. तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रख के रिवीजन करना है. कुछ लोग नोट्स बनाने का पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाई जाए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि नोट्स बनाइए, तब वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, जेरोक्स नहीं होना चाहिए. अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए, फिर अपने आप से उसको नोट्स में डालिए. कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले रीडिंग में ही नोट्स बनाने लग जाते हैं. अगर आप पहले रीडिंग में ही नोट्स बनाने लग जाएंगे तो यू विल एंड अप पुटिंग एंटायर बुक इन योर नोट्स, क्योंकि आपको समझ में नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या है और नॉट इम्पोर्टेंट क्या है. तो पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू मेक नोट्स. जब आप रिवीजन कर रहे हैं पहली, दूसरी बार या तीसरी बार का, तभी आप नोट्स बनाइए, तो आप काफ़ी एफिशिएंट रहेगा. आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है, कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो यस, लास्ट में रिवीजन पे आऊँगा. जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो आपके जो नोट्स है वो काफ़ी क्रिस्पी होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारी बुक को फिर से अपनी नोट्स में लिख रहे हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं है. इट्स लाइक अगेन डूइंग कॉपी एंड पेस्ट. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नाउ मतलब आई हैव ऑलमोस्ट डिस्कस द पॉइंट्स. नाउ कमिंग टू योर कमेंट्स. एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करें सर? मेंस के कंपेयर में प्री ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. ओके, सी, जब आप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं करने वाले आप, या तो हिंदी में करेंगे या तो इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि रीजनल में उतना कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है. तो आपका जो प्रीलिम्स है वो तो ईजिली निकल जाएगा. प्रीलिम्स लोगों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि अगर क्लियर किया तो इस बार, अगर नहीं किया तो उस बार हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. जब आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जैसे फरवरी में अगर आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, तो हर एक पेपर को आपको इसी तरह से लेना है जैसे आप रियल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं. तो 2 घंटे में आप पेपर फिनिश करने का ट्राई करेंगे. उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, वो आप एनालाइज करेंगे. अगर नॉलेज की वजह से गलत हो रहे हैं, लेक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, तो फिर आप वो टॉपिक को रिवाइज करेंगे. अगर आप जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब पेपर लिखने बैठेंगे तो आप उस पर फोकस करेंगे. कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि
34 का आंसर आपने 35 में टिक कर दिया, फिर वही तरह से चलेगा, तो ये जल्दबाजी है। प्रीलिम्स में जाके मिस्टेक करने से बेटर है कि ये सारे मिस्टेक्स आप घर पे करें, राइट? तो वो मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करेंगे। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, इट्स वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसा प्रिपरेशन के साथ ही बोल देते हैं कि सर हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है। अरे भाई, जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप आंसर में लिखेंगे क्या, राइट? तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ले, एक बार करंट अफेयर्स पढ़ ले, ट्राई टू गैदर द नॉलेज। प्रीलिम्स के बाद सफिशिएंट टाइम होता है 4 महीने का आपको आंसर राइटिंग करने के लिए। अगर दिन में 1 घंटे भी आंसर राइटिंग करेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ। जैसे मैंने आंसर राइटिंग में सिर्फ GS2, GS3 और GS4 का एक एक पेपर लिखा था, ऑप्शनल का पेपर लिखा था एंड एक ऐसे लिखा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्पीड अच्छी है, मेरे हैंड राइटिंग अच्छे है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मुझे कंटेंट पे फोकस करना है। कुछ लोग होते हैं जिनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है लेकिन हैंड राइटिंग नहीं होता, तो दे विल फोकस ऑन हैंड राइटिंग। कुछ लोगों को स्पीड पे फोकस करना है। तो हर एक की स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है। तो मुझे अपने आप को एनालाइज करना है कि मेरा प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग अगर सही है तो मुझे बार बार पेपर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट काफ़ी सही है लेकिन मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाता, तो आई वुड राइट मोर पेपर्स, आई वुड राइट मोर आंसर्स। तो इसी तरह से आपको अपना अप्रोच खुद डिसाइड करना है कि किस तरह से आप लिखेंगे। बैकअप, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास बैकअप रेडी होता है तो आप अपने, मतलब लोग बोलते हैं ना, प्लान बी रेडी रखो। तो अगर आपने प्लान बी रेडी रखा है तो प्लान ए में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है कि मेरे पास अगर IPS की जॉब ऑलरेडी है, तो मैं दूसरी बार जब मेंस लिखने वाला हूँ तो मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं पहली बार करता था, राइट? तो ये चीज़ है। रिपोर्ट्स में मैं आई वुड सजेस्ट कि मैंने अभी रिसेंटली ARC पढ़ा है, तो ARC रिपोर्ट इज़ गुड फॉर एथिक्स। बाकी रिपोर्ट्स की हाईलाइट्स पढ़ लो, जैसे T सुब्रमण्यम कमेटी की, सॉरी फॉरगेटिंग द नेम, अ कमिटी ऑन RT में रिफॉर्म लाने की कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, T सुब्रमण्यम ही था शायद। तो उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट से, तो आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, यू विल ओनली गो थ्रू द हाइलाइट्स जो आपके करंट अफेयर्स मैगजीन में होता है। रिपोर्ट्स में सिर्फ ARC रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो एथिक्स में काफ़ी यूज़फुल होगा। प्रिलिमिनरी इन इंग्लिश एंड गुजराती मेंस कैसे मैनेज किया जाते हैं, मटेरियल इश्यूज़ क्या होता है। आई वुड सजेस्ट कि मेंस में इतना टेक्निकल गुजराती नहीं होता है, आपको सिर्फ समझना है चीज़ों को। प्रेजेंटेशन तो आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। तो नो नीड टू ऐसा कि गुजराती में स्पेशली मटेरियल बनाना है। मैंने तो कोई मटेरियल नहीं बनाया था गुजराती में, सारी नोट्स मेरी इंग्लिश में ही थी। अगर आप चीज़ों को समझे हुए हैं ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये चीज़ को हिंदी में बता सकता हूँ, इंग्लिश में बता सकता हूँ, बिकॉज कहाँ से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर है, राइट? तो दैट इज़ वेयर आई वांट टू पुट फोकस ऑन, कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझिए। बुक लिस्ट मैंने अपने FB पे डाला हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू माई फेसबुक अकाउंट और आपको मिल जाएगा पूरा बुक लिस्ट। टाइम फैक्टर का भी बहुत, येस ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो फॉर एग्जांपल आपने उसमें ज़्यादा टाइम ले लिया, दूसरा क्वेश्चन कम आ रहा है तो उसमें कम टाइम लिया। तो अगर ऐसे 8 क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी अच्छे से आ रहे हो, जिसमें आप बहुत टाइम ले रहे हो, राइट? तो उसमें अगर एक मार्क्स ज़्यादा आएगा तो 8 मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन सामने आपको 5 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही 5 क्वेश्चन आप थोड़े थोड़े भी लिख के आते हैं और एक में 2 मार्क्स भी आते हैं, तो उसमें 10 मार्क आप कवर कर रहे हैं कंपेयर टू दोज 8 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आपका ही है। योजना मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने कुरुक्षेत्र भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि योजना और कुरुक्षेत्र में भी करंट अफेयर्स मैगज़ीन में जो आता है उसका रिवीजन होता है। कोई एक थीम वो लोग उठा लेते हैं और उसको रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स उसमें रख देते हैं। तो अगर मैं करंट अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ ही रहा हूँ और उसमें वो चीज़ें कवर हो ही रही है, तो मुझे योजना पढ़ने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। तो दैट्स वाई मैंने योजना नहीं पढ़ा है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड रीड। बीइंग एन UPSC एस्पिरेंट, हाउ यू हैंडल GPSC ऑल्सो? सी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी GPSC का प्रिपरेशन किया ही नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन में फ़िगर ज़रूरी है नहीं, मैंने किसी क्वेश्चन में फ़िगर नहीं बनाया था। मैंने GPSC का कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं, मैंने UPSC का ही प्रिपरेशन किया था। GPSC ऐसे ही दे दिया है, लाइक आज सुबह पेपर है और सुबह उठ के चले गए, लाइक दैट तो स्टेट PSC मैंने ऐसे ही क्लियर किया है। लेकिन आई वोंट सजेस्ट कि आप 2 घोड़ों पे एक साथ सवार हो। अगर आप फोकस UPSC पे कर रहे हैं तो आपका फोकस कम्प्लीटली UPSC पे होना चाहिए।
चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप वो भी कहीं ना कहीं स्टेट पीएससी में लगा सकोगे। तो आपको कोर इश्यूज़ अगर सारी चीज़ों के समझ में आ गए ना, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे और हमें एवरेज कितने घंटे पढ़ने चाहिए? सी आवर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। मेरे साथ मेरे बैचमेट्स में कई लोग हैं जो दिन में 4-5 घंटे पढ़ते थे क्योंकि उनका जॉब होता था, लेकिन स्टिल दे कुड क्लियर। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और 1 ही साल का प्रिपरेशन था, तो मैं दिन में 14-15 घंटा पढ़ता था जब मैं दिल्ली था। आई हैड टू, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था इन सारे सब्जेक्ट्स का। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको इतने घंटे पढ़ना ही है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। यू कैन डू आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप रात को सोने जाए तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने टाइम वेस्ट किया। अगर ये फील आती है तो समझ लीजिए कि आपको और पढ़ना है। अगर आप सेटिस्फैक्टली रात को सो पाते कि मेरे पास जितना टाइम था उसका मैंने सही में यूज़ किया है, तो आपको कोई घंटे गिनने की ज़रूरत नहीं है। इस कोचिंग इम्पॉर्टेंट? नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। और अभी तो इंटरनेट के टाइम पे तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर इफ़ यू वांट कंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, तो यू कैन गो फॉर द कोचिंग एज वेल। एसपीएससी, एसडीएम और यूपीएससी के एसडीएम में क्या डिफरेंस है? स्टेट पीएससी एसपीएफ जो एसडीएम होता है वो 5, 6, 7, 8 साल तक रहता है। यूपीएससी में आपको जो एसडीएम बनाते हैं वो 1-1.5 साल का होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, एंड देन यू विल बी प्रमोटेड एज अ कलेक्टर। ગુજરાતી લિટરેચરની કોઈ સોલ્વ પેપરની બુક ના મને નથી લાગતું એવી કોઈ બુક આવે છે. आई एम एट अहमदाबाद दिस डेज. करंट अफेयर्स का जो आपका क्वेश्चन है कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी एड्रेस किया है. Any coaching you can recommend? Sorry, I cannot recommend any coaching on public platform. That would be like publicly endorsing some private institution, which I cannot do. But definitely you can search, on Quora which coaching centers are good, and you will find the answers, right? Even you can see my history as well, कौन सा coachings मैंने किया है. So that would be the thing. कोई ऑनलाइन साइट और नोट्स, वो ऑनलाइन साइट और नोट्स भी मैंने अपने बुक लिस्ट में लिखे हैं, कौन कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है. तो वो भी आप मेरे फेसबुक पे से ले सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एट स्पीपा? फॉर स्पीपा आई वुड से मॉक टेस्ट आर गुड, मॉक इंटरव्यूज़ आर गुड. मैंने कभी क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आई वॉन्ट कमेंट एनीथिंग अबाउट द क्लासेस, राइट. देन इनसाइड सिक्योर आर गुड फॉर आंसर राइटिंग. मैनी पीपल डू फॉलो इनसाइड सिक्योर्स. मैंने आंसर राइटिंग इतना किया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है. मैंने सिर्फ वाजीराम की जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी उसके मॉडल आंसर्स देख लिए थे. लेकिन येस, मैनी पीपल डू इनसाइड सिक्योर एंड यू शुड ऑल्सो इफ़ यू हैव टाइम. लेकिन जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 डोंट कंपेयर योर आंसर्स विद द मॉडल आंसर्स, क्योंकि वो 25-30 सोर्सेज को मिला के एक आंसर बनाते हैं. एंड एस्पिरेंट इज़ नॉट सपोज टू नो ऑल दोज 25 सोर्सेज और ऑल दोज डेटा, राइट. सो थैंक यू भरत. आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप आंसर लिखते हैं तो देख लीजिए कि आपका आंसर मॉडल आंसर्स के कितना मैच कर रहा है. नो नीड टू से अगर आपका आंसर 30% 40% भी मैच कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड आंसर. क्योंकि जब आप 3 घंटे में लिखने बैठते हैं तो आप कितना रिकॉल कर पाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ मच डेटा यू पुट इनटू योर आंसर. तो नो नीड टू वरी अबाउट कि आपका आंसर मॉडल आंसर से कितना मैच कर रहा है. ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि आंसर राइटिंग करने के बाद उसको देखिए कि आप कितनी चीज़ों को मिस कर गए और उन चीज़ों को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नथिंग मोर देन दैट. डोंट फील डीमोटिवेटेड कि इसमें इतना लिखा है और इसमें इतना लिखा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट. डिप्लोमा इन मैकेनिकल आफ्टर 10 क्लास now doing BA. Yes, you are eligible for after BA for the UPSC, right. No need to do classes. Graduation is all what required. Initially for UPSC coaching is needed or not? Initially तो बेसिक्स चाहिए, कोचिंग भी नहीं चाहिए. NCERTs कीजिए, न्यूज़पेपर कीजिए, एग्ज़ाम को समझिए, फिर अगर कोचिंग भी ज्वाइन करना हो तो उसके बाद करना. क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ब्लैंक स्लेट चले गए, वहाँ पे ब्लैंक पेज चले गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड ओवर देयर, राइट. मोस्ट वेलकम. हाउ कैन मोटिवेट माई सेल्फ? अगर आपको UPSC में टिके रहना है तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको इस सर्विस में क्यों आना है. अगर वो मोटिवेशन आपके साथ है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं हिला सकती. इसमें पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन तो है ही. लाइफ कभी कभी लगेगी कि काफ़ी मोनोटोनस जा रहा है तो चीज़ों में थोड़ा वेरिएशन लाने की ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए.
पेशेंस इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं लोगों के। तो व्हाट इज़ मोर रिक्वायर्ड इज़ पेशेंस। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। यस, गुजराती में इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि वो जो ट्रांसलेटर वहाँ पे बिठाते हैं, राइट, वो जो ट्रांसलेटर वहाँ पे बिठाते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी आप जो बोलना चाहते हो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, तो एक लिंक सेट नहीं होती। उससे बेटर है कि आप हिंदी और इंग्लिश में चूज़ कीजिए। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर एट ऑल। ओनली थिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप अपने आइडियाज़ को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, राइट। रोनक, आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर गुजराती लिटरेचर प्लीज़। यहाँ पे नेशनल पोर्टल है, तो आई वांट टू गो इनटू डिटेल। कंसंट्रेशन कैसे रखना है? सी, इफ़ यू आर डूइंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं और इसको ओवरकम करना ही रियल चैलेंज है। तो जब आपका गोल आपके सामने क्लियर होगा, जब आपको लगेगा कि मुझे यही अटेम्प्ट में सब कुछ करना है, तो कंसंट्रेशन भी अपने आप आएगा, डेडिकेशन भी अपने आप आएगा। कुछ लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। बेसिक्स को जितना हो सके उतना समझिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए, ताकि उस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। इंटरव्यू में मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट। ये पूरा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, उसमें मैंने क्या क्वेश्चंस थे, क्या आंसर्स दिए थे, सब कुछ या उसमें मेंशन किया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैं विजन का जो इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट होता था वही रिफ़र करता था और वाजीराम का इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट रिफ़र करता था। गाइज, आई थिंक आई हैड बीन ऑनलाइन फॉर लास्ट 45-50 मिनट्स, सो आई थिंक इट्स डिनर टाइम फॉर मी एज वेल एज यू पीपल। सो अभी हमारा एक और लाइव सेशन बाकी है, सो आई विल बी अगेन कमिंग लाइव वेरी सून विथ ऑल ऑफ यू। Thank you so much for the love and respect which I'm getting from the entire aspirant fraternity. Lekin I have to leave because I have to prepare for my mains as well. Next session would be very soon. I don't remember the exact date. Just let me verify the dates and I will tell you कि when I'm coming online again. And I would be happy to see you again all. This video would be uploaded soon on YouTube. So if you'll have any doubt or if you want to revise the video, so मैं अभी घर पे अहमदाबाद में हूँ। I haven't joined the foundation course क्योंकि मैं again मेंस लिख रहा हूँ। I will join my service training from December. लेकिन guys, thank you so much for your all the love and support। ये session YouTube पे आ जाए।